हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। महाराष्ट्र जो इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है, यहां कोरोना की स्पीड ऐसी है जिसने शहरों को छोड़िए कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है और हर दिन कोरोना का मीटर महाराष्ट्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये इन्फेक्शन की चेन कैसे टूटेगी? क्या अब महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने का आखिरी विकल्प लॉकडाउन है? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जुड़ चुके हैं। राजेश साहब, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया। मेरा सबसे पहला और अहम सवाल कि आखिरी विकल्प अब लॉकडाउन है महाराष्ट्र में? देखिए, एक जरूर है कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने सभी विपक्ष के लोगों को भी, माजी मुख्यमंत्री जी हो या सभी जो विपक्ष में काम करने वाले लोग हैं, मंत्रिमंडल के सभी ज्येष्ठ लोग, और जैसा कि समाज का हर जो गुट होता है, जैसा कि पत्रकारिता हो या उद्योग यानी इंडस्ट्री जगत के लोग हो, ऐसे सभी लोगों से एक वन टू वन इंटरेक्शन किया है और उनको परिस्थिति की जो स्थिति है उसकी जानकारी दी है। अभी उसके बाद उनका एक मन बनाने का जो काम होता है कि भाई ये स्थिति है, क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों का एक पॉजिटिव मत हुआ है कि जैसा कि लॉकडाउन ये लास्ट विकल्प होता है कि जब हमारी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ओवरवेलमिंग ऑफ हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, या तो रेमडेसिविर की उपलब्धता कम हो जाती है या नहीं के बराबर होती है, या तो फिर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में डेफिसिट निर्माण होता है। ऐसे वक्त विकल्प लास्ट होता है, वो है लॉकडाउन। तो उसके बारे में काफी चर्चा हुई और ऐसा भी हुआ है कि कुछ कॉम्पेंसेशन देके हम लॉकडाउन कर सकते हैं क्या, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको बहुत तकलीफ हो सकती है। उनके लिए रोजी रोटी का सवाल होता है। जिनका पेट हाथों पर है, रोज काम करते हैं और जो जीते हैं, उनके लिए कोई खास तौर पर हम कोई प्रावधान कर सकते हैं क्या? इस तरह के जो भी विकल्प अलग अलग हो सकते हैं, उसके बारे में जो वित्त मंत्रालय है वो उसके बारे में एक प्रपोजल तैयार करेगी और जो लॉकडाउन के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में पूरी सभी यानी डिटेल अपन जैसा बोलते ड्यू डिलीजेंस हम करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले जो कैबिनेट है उसमें ये सब प्रस्ताव रखा जाएगा मोस्टली ऑन वेडनेसडे और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी है कि 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन करना जरूरी लग रहा है। एक मन बनाने का काम सभी लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि इसमें हम आगे जा सकते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन आफ्टर ऑल कैबिनेट और आफ्टर ऑल माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। सर, कैबिनेट के लिए गए इन डिसीजंस के बाद यही कहना भी पड़ा कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है उसको देखकर कह सकते हैं कि लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन मेरा सवाल चेन ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर है राजेश टोपे जी आपसे, जो लगातार इंडिया टीवी और हर दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं, मार्केट्स में भीड़ है। क्या ये तस्वीरें बीएमसी को नजर नहीं आती, वहां की पुलिस को नजर नहीं आती? क्या ये तस्वीरें सरकार के सामने नहीं है कि मार्केट्स में हालात कैसे बने हुए हैं? तो क्यों मार्केट्स को शिफ्ट नहीं किया जाता? क्यों ऐसी जगहों पर भी पाबंदियां लागू नहीं हो पा रही है जहां पर लोगों की हर रोज हम भारी भीड़ देखते हैं? मुझे लगता है जो एनफोर्समेंट है ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, वो बिल्कुल सख्ती से किया जाता है। नहीं ऐसा नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन बीएमसी में करीबन 30-40 करोड़ रुपए के ऊपर फाइन पेनल्टी वसूल की गई है जो मास्क नहीं लगाते उनके लिए। अभी मुझे बोलिए कि पूना में भी करीबन 15 करोड़ के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है मास्क नहीं लगाते तो। 500 रुपीज फाइन हम लगाते हैं। सोशल डिस्टेंस अभी तो देखिए कि दिन में हमने सभी दुकानें बंद रखी है काफी, यानी इट्स एज लाइक लॉकडाउन की परिस्थिति सरीका सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही शुरू है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन एक हमने खुला रखा है, लेकिन रेस्टोरेंट्स बंद है, मॉल्स बंद है, थिएटर्स बंद है। काफी हद तक यानी मैं जो बोल रहा हूँ कि काफी रेस्ट्रिक्शंस सरकार अपनी तरफ से मेजर्स ले रही है, लेकिन लापरवाही तो है ना सर। हर चीज पर यहाँ पॉलिटिक्स होती है, वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फाइन भी दिए जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही तो है, भीड़ तो है, हालात नहीं बदल रहे। चेन ऑफ ट्रांसमिशन फिर टूटेगी कैसे? देखो, ये
चेन ब्रेक द चेन, इसीलिए ही हम ये सब जो भी कर रहे हैं टू ब्रेक द चेन, ये सभी जो भी हम एफर्ट्स ले रहे हैं टू ब्रेक द चेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। हम 100% एनफोर्स भी कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक है कि वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है। हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमारी जो स्पीड है, हमारा जो पेस है वो है करीबन रोज 6 लाख वैक्सीनेशन का, और 6 लाख वैक्सीनेशन यानी हफ्ते में हम 42 लाख वैक्सीनेशन कर सकते हैं, महीने में हम 1,60,00,000 वैक्सीनेशन कर सकते हैं। आज महाराष्ट्र ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है कि जो हमने वैक्सीनेशन किया है। वी आर नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री टू वैक्सीनेट मोर देन 1 करोड़, और मुझे लगता है कि हमारा ये जो पेस रहेगा ये हमारे को इस महामारी के संकट से बचा सकता है, ऐसी हमारी 100% उम्मीद है। सर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये भी सामने आ रही है कि हम इतना ही चाहते हैं, हम इतना ही चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे पेस के मुताबिक हमारे को वैक्सीन देना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए। वो एक बहुत ही यानी हमारे को किसी से झगड़ा यानी किसी से कोई वाद विवाद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आज तक केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने मदद की है उसके बारे में हम बिल्कुल शुक्रगुजार है, बहुत बहुत आभारी है। लेकिन आज जो हालात हुई है उसमें और ज्यादा हम मेहनत करके हमारे लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का डोज महाराष्ट्र को, जो एक्टिव केसेस देखते हुए और लोक संख्या जो हमारा डेमोग्राफी है 12 करोड़, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गुजरात हैविंग 6। बिल्कुल सर, और जो बात आप कह रहे हैं, जो एफर्ट्स आपकी सरकार ले रही है, मुझे लगता है उसके रिजल्ट्स भी लोगों को समझने भी चाहिए और लोगों को खुद उसमें सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन टोपे साहब, क्या वजह है कि मुंबई में 29 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेंटर बीकेसी, नागपुर में भी कुछ इसी तरह के हालात, और तस्वीरें तो ये भी सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन सेंटर से बैरंग लौटना पड़ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन आखिरकार उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही। नहीं, इसका एक ही यानी ये आप एकदम राइट क्वेश्चन पूछिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं है, इसका जवाब मुझे लगता है आप खुद को भी पता होगा ही कि भाई वहां पर नर्स खड़ी है, वहां पर डॉक्टर खड़ा है सभी मदद करने के लिए, AEFI की व्यवस्था वहां पर है, कोल्ड चेन की व्यवस्था है, सब कुछ वहां पर है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। इसीलिए आप 29 बोल रही है, लेकिन 70 आउट ऑफ 120 70 वैक्सीनेशन सेंटर्स आर क्लोज डाउन सिंस लास्ट 2 डेज, और उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन दिया जाए। ये डिमांड मुझे लगता है कुछ पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। ये एक हम रेगुलर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि हमारे पे एक तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आरोप कर रहे हैं कि हम मदद नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं है, भारत सरकार मदद कर रही है, लेकिन जो पेस चाहिए मदद करने का, सप्लाई का, वो उन्होंने, यानी आप कह रहे हैं डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है जो अभी फिलहाल पूरी नहीं हो पा रही है। टोपे साहब, आप ही के एक स्टेटमेंट को मैं यहां पर कोट करना चाहूंगी। आपकी ये राय सामने आई थी कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन इसलिए भी जरूरी है ताकि हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ और बंदोबस्त कर सके, खास इंतजाम कर सकें। क्या कोशिश यहाँ पुणे को लेकर की जा रही है? और अगर मैं और हॉस्पिटल्स की बात करूं तो ट्रीटमेंट किस तरह कैसे हो रहा है? तस्वीरें आपके सामने है, नागपुर में कॉरिडोर पे इलाज हो रहे हैं, नासिक में ICU खाली नहीं है, पुणे में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। कैसे डील करेंगे सर इतने ब्रॉड लेवल पर इस सिचुएशन को आप? नहीं, देखिए, कुछ हॉस्पिटल्स जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, उन हॉस्पिटल्स के हद तक वो तस्वीरें जरूर आ सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति यानी सभी जगह पे नहीं है या पूरे सिटी में नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स को हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले अगर साल में देखा जाए तो हमने बहुत बड़े पैमाने पे प्रिपेयर्डनेस या रैंपिंग अप ऑफ यानी जो बेड्स है, हॉस्पिटल बेड्स है, यानी तुम्हारे टेस्टिंग लैब्स है, फिर डॉक्टर्स है, नर्सेस है, रैंप अप किए है, संख्या बढ़ाई है। इसमें कोई दो राय होने की कोई वजह नहीं है।
इवन भारत सरकार ने हमारे को हम जो RT-PCR की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राज्य सरकार को सराहा, यानी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। हम 3T प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी तरीके से ये करते हैं। मैं बोलता हूँ कि हम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है। हो सकता है, देखिए, मैं किसी की तरफ उंगली दिखाना नहीं चाहता हूँ कि भाई कई राज्य ऐसे हैं कि जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं कि जिनके पास RT-PCR लैब्स ही नहीं है। आज हमारे पास 600 लैब्स है, 600, और पूरे ऑप्टिमम कैपेसिटी से काम कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ राज्य यानी टेस्टिंग नहीं कर रही है, रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, तो उनकी इसलिए वहां पर संख्या नहीं दिखेगी। लेकिन हम एवरी डेथ वी आर रिपोर्टिंग और हम अपलोड कर रहे हैं आपके पोर्टल पे, और जो भी एक्टिव केस हो रही है वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो हमारी ट्रांसपेरेंसी और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑनेस्टी, ये प्रिंसिपल हमारे बिल्कुल सही है, और हमारा पूरा फोकस हमारा कोरोना पे ही है। इसलिए पूरे संसाधन हम दे रहे हैं, पूरी तरीके से हम मदद कर रहे हैं। फंड्स की कोई हम कमती वहां पर नहीं की जा रही है। सर, सही बात कह रहे हैं आप। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो उसका एग्जीक्यूशन भी आसानी से हो सकेगा। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस की ही बात करें, तो अगर हम मुंबई, महाराष्ट्र की खासकर बात करते हैं, तो एक दहशत थी माइग्रेंट्स में, और यही डर अभी भी पलायन को लेकर लोगों में नजर आने लगा है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा? दहशत तो थोड़ी कम हुई है, ये तो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में है। तो डर कम होने के वजह से भी लोग बहुत ही बिंदास तरीके से घूम रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा है। लेकिन एक जरूर है कि अगर लेट प्रेजेंटेशन होता है, अगर किसी को कोरोना का सिम्टम दिखता है और फिर भी लापरवाही से वो नहीं टेस्टिंग करता है और नहीं हॉस्पिटल जाता है, तो मुझे लगता है वो बहुत बैड कंडीशन में हॉस्पिटल में जा सकता है। इसीलिए हमने ट्रैकिंग ट्रेसिंग पे बहुत ज्यादा जोर लगाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टिंग भी हम हर डिस्ट्रिक्ट पे बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे दो चीजें हम ध्यान में कर रहे हैं, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन। ये दोनों पे हमने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है, बहुत ज्यादा हम उस पर जोर लगा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जरूर यही सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम ने भी बोला है कि 3T प्रिंसिपल आप रिलीजियसली इंप्लीमेंट करो, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। तो ये सभी हम बहुत रिलीजियसली, सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा कोई फोकस डेविएट नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, और बिल्कुल फोकस से हम काम करते रहेंगे। वी आर वेरी कमिटेड, और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की प्रिंसिपल हम बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। चाहे जो भी सही चित्र है, रियल टाइम जो भी सही चित्र है, वो हम दिखाना चाहते हैं। So, ट्रैकिंग 3T की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल करना चाहता हूँ। आप जो हमारे मार्केट्स के जो चित्र दिखा रही है, फिल्म्स दिखा रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ जो 4 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पर तो जो रैलीज हो रही है, तो वो तो लाखों में है, 50-50 हजार लाखों में रैलीज है। वहां पर कहीं पर भी मास्क नहीं है। तो कोरोना को सिर्फ महाराष्ट्र ही पसंद है क्या? कोई दूसरे राज्य पसंद नहीं है क्या? ऐसा भी यही तो आयरनी है। पता नहीं क्यों हर मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, लेकिन जो हकीकत इस वक्त महाराष्ट्र की है उसको लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। और मेरा अगला सवाल फिलहाल इसी बात को लेकर है कि अगर आप 3T बहुत डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं, और उसी का नतीजा भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर केसेस इस बार स्लम्स में नहीं बल्कि सोसाइटीज में आ रहे हैं, और मुझे लगता है उसके लिए आम जनता सबसे बड़ी जिम्मेदार है। नहीं, सोसाइटीज में बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो स्लम्स में अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने सीरो सर्विलेंस किया है, एंटीबॉडी सर्विलेंस जिसको बोलते हैं। तो उसमें काफी हद तक हमारे को एंटीबॉडीज झुग्गी झोपड़ियों में या स्लम्स में दिखाई देते हैं, इसलिए वहां पर के केसेस नहीं आ रहे, लेकिन अपार्टमेंट्स में आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एहतियात जो है वो अपार्टमेंट्स में, बंगलोज में अभी ये करना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, और जितना हो सकता है हम इन्फोर्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 100% आने वाले दिनों में ये जो आपको जो चित्र दिख रहा है, रेमडेसिविर की कमी नहीं रहेगी। मैंने पूरे सभी रेमडेसिविर के फैक्ट्रीज और उत्पादकों की मीटिंग भी ली है, वो भी अभी
आने वाले 10-20 दिनों में हमारा प्रोडक्शन दुगना कर रहे हैं। जो रेट्स है वो भी MRP के कम किया जा रहा है। ऑक्सीजन का भी सप्लाई हमने डिमांड किया है एक्चुअली कि MP और अन्य राज्यों में स्टील के बड़े फैक्ट्रीज है, केंद्र ने हमारे को मदद करना चाहिए, भारत सरकार ने मदद करना चाहिए। हमने 100% 1200 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन निर्माण होता है महाराष्ट्र में 100% हम मेडिसिन के लिए ही यूज करते हैं, कोई ऑक्सीजन इंडस्ट्री को नहीं जाता है। मुझे लगता है हमारे जो ऑप्टिमम कैपेसिटीज है, हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार की तरफ हम मांग कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ हमारा हैंड होल्डिंग करना चाहिए और हमारे को नजदीक के राज्यों से ऑक्सीजन भी देने की जरूरत अगर पड़ती है तो ऑक्सीजन देनी भी चाहिए, रेमडेसिविर में भी मदद करनी चाहिए। और खास तौर पर जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसमें तो बिल्कुल उन्होंने जो कई केंद्र के जो मंत्री लोग कहते आए हैं कि राज्य ने उनके जो पेस है वो दुगनी करनी चाहिए। जैसा हम पहले 3 लाख करते थे तो 6 लाख करना चाहिए, हमने 6 लाख किया है, तो अभी 6 लाख के हिसाब से हमारे को वैक्सीनेशन के डोसेज मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश टोपे साहब। मैं जानती हूँ आप व्यस्त थे, मीटिंग में आप व्यस्त थे, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत जरूरी सवाल थे ये जानना कि आखिर किस तरीके से केंद्र से सहयोग की आप उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके से राज्य बिगड़ते हालात को काबू करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि आपकी जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें भी क्या उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ राज्य के हालात के बारे में चर्चा हो रही है या नहीं। उन तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।